सुप्रभात बच्चों, आज का आपका दिन शुभ हो। इसी शुभ शुरुआत के साथ हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, इससे पहले मैं आपको इस जो NCERT के द्वारा निर्धारित की गई बुक है, इसके बारे में बता देना चाहती हूँ। कक्षा 8 के लिए वसंत भाग 3 पुस्तक निर्धारित की गई है और आज हम इसी का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसका प्रथम अध्याय जो है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। प्रथम अध्याय है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। ध्वनि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता का नाम है और इस ध्वनि कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से जो कुछ भी बताया है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कवि के बारे में उनका एक सामान्य परिचय जान लेते हैं। कवि सूर्यकांत निराला, इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था और 11 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ था और इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है और अपने नाम की ही तरह ये बहुत ही निराले थे। इनका स्वभाव बहुत ही निराला था और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। मतलब अपनी इन्होंने कविताएं लिखी है। कविताओं के साथ साथ ही इन्होंने जो निबंध है या फिर उपन्यास है, कथा है, इन सब में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जूही की कली, काव्य संग्रह अर्थात कविता, जूही की कली, परिमल, अनामिका, और इसके साथ ही गीतिका। ये इनकी प्रमुख कविताओं के संग्रह हैं। गीतिका आदि और भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ मुख्य काव्य संग्रह की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने उपन्यास रचना भी की और उपन्यास में इन्होंने अप्सरा, अलका, निरुपमा आदि उपन्यास लिखे हैं। तो कुछ हम इनके उपन्यास भी देख लेते हैं। उपन्यास में कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि। तो बच्चों देखिए, इनके काव्य संग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जूही की कली, परिमल, अनामिका, गीतिका आदि। इसी तरह उपन्यास जो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बढ़ते हैं कविता की ओर। तो ध्वनि कविता जो है, इसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से
युवाओं को संदेश दिया है। वसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया है और वसंत ऋतु के बारे में सभी जानते हैं। वसंत ऋतु जब आती है उस समय प्रकृति का रूप निखर जाता है, वातावरण अलग ही दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली होती है और हर डाली हर पत्ते जो है वो एक नया श्रृंगार कर लेते हैं। तो चारों तरफ हरी हरी घास होती है, पेड़ों पर फूल पत्तियां पोपलें खिलती हैं और इस तरीके से वो हमारे लिए एक आनंददायक एक प्रसन्नता का संदेश लेकर के आती है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकृति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति जिस तरीके से हमें नया रूप दिखाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसी प्रकार से ये उसका प्रथम काल है, उसके चरम अवस्था का प्रथम काल है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में युवावस्था भी उसके जीवन का प्रथम चरण माना गया है, प्रथम काल माना गया है। और ये युवावस्था उस ऊर्जा से भरपूर होती है जिसके द्वारा मनुष्य प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो आइए हम अब पढ़ना शुरू करते हैं कविता ध्वनि। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पुस्तक खरीद ली होगी और अभी नहीं खरीदी है तो आप जल्द से जल्द पुस्तक खरीद लें ताकि आपको हर एक पाठ का भाव समझने में आसानी रहे और जो भी कार्य आपको दिया जाए उसे आप समय पर पूर्ण कर सकें। तो अभी देखिए हम पढ़ते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ पर कह रहे हैं, एक आशावादी भावना कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से हमें दिखाई देती है कि कवि जो है वो सकारात्मकता के भावों से भरा हुआ है, वो आशावादी है। तो युवाओं को भी वो उसी भाव से भरने का आह्वान कर रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं आया है। अंत का मतलब होता है समापन या समाप्ति। तो कवि कहते हैं अभी मेरे जीवन का अंत नहीं आया है, अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात अभी अभी ही तो मेरे जीवन रूपी वन में, वन दिया हुआ है ना यहाँ पे, वन का मतलब होता है जंगल, और जंगल में जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर पौधों में पौधों में पेड़ों में नए फूल खिलते हैं, नई कोपलें आती है हरी हरी, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि अभी अभी मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। यहाँ पर मृदुल वसंत क्या है कवि के जीवन में? कवि की युवावस्था। युवावस्था मतलब किशोरावस्था। ये वो अवस्था होती है जिस समय मनुष्य पूरी ऊर्जा से भरपूर होता है, बहुत जोश होता है, उसमें सब कुछ कर सकने की एक अभिलाषा होती है, नई इच्छाएं होती है। तो इस प्रकार से मन जो है वो आनंद से भरपूर होता है। तो कवि इसीलिए कहते हैं कि अभी मेरे इस जीवन का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है और इसलिए अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है। इसलिए अभी तो ये जीवन की शुरुआत है, इसलिए इतनी जल्दी इस शुरुआत का अंत होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि क्या कहते हैं कि हरे हरे ये पात, जिस प्रकार से वसंत ऋतु में पौधों पर पेड़ों पर बहुत सारे हरे हरे नए नए पत्ते लगते हैं, उस और जो डालियाँ हैं वो भी बहुत ही नाजुक होती हैं, हरी भरी होती हैं, उनमें कलियाँ खिलती हैं, कलियाँ लगती हैं। तो वो जो कली होती है, फूल आपने देखा होगा, कली आपने देखी होगी, उनका जब आप उनको स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं तो कितना कोमल होता है, कितनी कोमल होती है उनकी वो पत्तियाँ। तो इसी प्रकार से जो युवावस्था है उसमें भी उन्हीं कलियों के समान, उन्हीं फूलों के समान बहुत ही कोमल भावनाएं होती हैं मन में।
तो इसलिए कवि कहते हैं कि हरे हरे डालियों पर, पेड़ों पर, वृक्षों पर हरे 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 पत्ते लगे हैं, कलियां खिली हैं और इनके ये शरीर बहुत ही कोमल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि कहते हैं मैं ही मतलब मैं खुद ही अपना स्वप्न, स्वप्न मतलब सपने, कौन से सपने, मैं अपने सपनों को मृदुल, मृदुल अर्थात मधुर, मृदुल का मतलब होता है कोमल, ठीक है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं ही अपने सपनों रूपी कोमल हाथों से उन निद्रित कलियों पर, निद्रित कलियां कौन सी, वो युवा जो अभी भी सोए हुए हैं, अभी तक जागे नहीं है, मतलब अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के जो अभी जागरूक नहीं हुए हैं, उनके लिए कवि कहते हैं कि मैं अपने स्वप्न रूपी मधुर हाथों द्वारा उन निद्रित कलियों को जगाऊंगा और उन्हें एक प्रत्यूष, प्रत्यूष का होता है प्रातःकाल सवेरा, कि उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने सपनों द्वारा उन सोए हुए लोगों को, उन सोए हुए युवाओं को एक बार फिर से जागरूक करूंगा, उनके जीवन में अपनी कविताओं के माध्यम से एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और कवि यहाँ पर क्या अभिलाषा करते हैं और युवाओं के लिए वो क्या करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, पुष्प का अर्थ क्या होता है, पुष्प मतलब फूल, आप सभी जानते हैं, और तंद्रालस मतलब अलसाए हुए, नींद से अलसाए हुए, लालसा, लालसा मतलब इच्छा, कामना, अभिलाषा। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से, यहाँ पर पुष्प कहकर किसको संबोधित किया है, युवाओं को, कि मैं प्रत्येक युवाओं की तंद्रालस अर्थात प्रत्येक सोए हुए युवाओं को उनके आलस से मुक्त कर दूंगा, उनकी जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सबको मैं खींच लूंगा। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं उन अलसाए हुए, सोए हुए युवकों को अपनी कविता के माध्यम से जागरूक करूंगा और अपने नव जीवन का अमृत, क्योंकि कवि तो खुद युवा है और ये कवि के जीवन का एक नवीन समय है, जिस समय कवि बहुत कुछ करना चाहता है अपनी कविताओं के माध्यम से। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं ही अपने इस नव जीवन के अमृत से उनको सहर्ष, सहर्ष मतलब हर्षपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, शहर से उनको आनंद से भर दूंगा, सींच दूंगा मतलब भर दूंगा। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से अर्थात प्रत्येक युवाओं को, नींद से अलसाए हुए युवाओं को जागरूक कर दूंगा और अपने ही नव जीवन से अर्थात अपने ही जीवन में लिखी गई अमृत रूपी रस की जो कविताएं हैं, उनके माध्यम से शहर से उनका जीवन आनंद से भर दूंगा और उन्हीं कविताओं को पढ़कर युवा जो है वो जागरूक होंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं उनको वह द्वार दिखा दूंगा, मतलब मैं ऐसी काव्य रचना करूंगा जिसके द्वारा उन्हें मैं वो द्वार दिखा दूंगा जहाँ मेरे वे जहाँ अनंत। क्या कहते हैं कि है मेरे वे जहाँ अनंत, कि जहाँ पर अनंत अर्थात परमात्मा। कवि कहते हैं कि जहाँ पर परमात्मा स्थित है, मैं उनको उस द्वार तक पहुँचने का मार्ग बता दूंगा। इसलिए अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी जीवन में बहुत कुछ शेष है और इसी कारण से अभी ये मेरा युवावस्था का प्रथम चरण है और इसलिए मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। तो कवि कहते हैं, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, लास्ट पैराग्राफ, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ आनंद। कवि कहते हैं कि मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा जहाँ पर मेरे अनंत अर्थात परमात्मा स्थित हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से मैं उनको, परमात्मा अर्थात मुक्त होना, ठीक है, परमात्मा
चाहते हैं। इसलिए अभी मुझे बहुत कुछ करना शेष है और ये मेरी युवावस्था का प्रथम चरण है, तो अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। बच्चों देखिए, आपको मैंने ये जो कविता समझाई है, हो सकता है कि सबको पूरी तरह से समझ में नहीं आई हो, तो मैं एक बार इसे सार रूप में आपके सामने फिर से समझा रही हूँ और आप कोशिश कीजिए कि आप उसको समझ पाएँ। एक बार फिर से देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अभी इतनी जल्दी मेरा अंत होने वाला नहीं है। एक संदेश इसमें जो कवि ने दिया है वो कौन सा है? वो संदेश ये है कि कवि को मृत्यु का अभी कोई भय नहीं है। साफ साफ कवि ने कह दिया है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। और मनुष्य का अंत कब होगा? जब उसकी मृत्यु होगी। इसलिए कवि को मृत्यु का कोई भय नहीं है, ये संदेश हमें इसमें मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि कवि कहना चाहता है कि वो अपनी सकारात्मकता के द्वारा अपनी ऐसी काव्य रचना करेगा कि जिससे जो युवा हैं उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी और वे आशावादी बनेंगे। तो दूसरी बात हमें इसमें संदेश मिलता है कि हम आशावादी बने। और तीसरी बात क्या है? कवि ने हमें सकारात्मक भावों को अपनाने की बात कही है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भी सफल बनने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अपनी सोच को बदलें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव। तो हमें भी क्या करना है? अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। ऐसी प्रेरणा हमें कवि इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है। वसंत अर्थात युवावस्था रूपी वसंत ऋतु। वसंत क्या है? वसंत के बारे में आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। वसंत एक ऋतु है जिसके आगमन पर प्रकृति एक नया श्रृंगार करती है। तो इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में युवावस्था का आगमन होता है तो मनुष्य का हृदय भी नई नई कल्पनाओं से, कोमल भावनाओं से, नई उमंग से, नए जोश और नई ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे अभी मृत्यु का कोई भय नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निवृत्त कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्षों पर, पौधों पर हरी हरी डालियां लगती है, उनमें कलियां खिलती है और उनका जो शरीर, गात का अर्थ होता है शरीर, वो बहुत ही कोमल होता है। उसी प्रकार से मेरा भी युवा मन अभी बहुत ही कोमल है, परंतु वो पूरी ऊर्जा से, जोश से भरपूर है। इसलिए मैंने जो स्वप्न देखा है, मैंने जो सपना देखा है, मैं क्या करूँगा? अपने उस कोमल सपने रूपी हाथों के द्वारा उन सोई हुई कलियों, निद्रित कलियों मतलब उन सोई हुई कलियों, कली किसको कहा यहाँ पर? सोई हुई युवाओं को कहा है कि उन सोई हुई कलियों को जगा दूंगा और उनके जीवन में एक प्रत्युष, मनोहर मतलब मन को भरने वाली, आनंददायक, आनंद देने वाली एक प्रत्युष अर्थात एक नया सवेरा उनके जीवन में लाऊंगा और पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा। कवि कहते हैं कि मैं उन अलसाए हुए युवाओं के आलस्य को दूर करूंगा और ऐसी कविता की रचना करूंगा जिससे उनका वो आलस्य दूर होकर वो फिर से एक नवीन जोश से भर जाए और अपने ही नवजीवन का, नवजीवन मतलब क्योंकि युवावस्था है तो वो उनका जीवन भी नवजीवन है। इसलिए मैं अपने नवजीवन के अमृत रूपी रस से उनके जीवन को प्रसन्नता पूर्वक सींच दूंगा, उनके जीवन को आनंद से, प्रसन्नता से भर दूंगा और मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा। कैसे दिखाएंगे? कवि कहते हैं कि मैं अपने लेखन के माध्यम से, अपने काव्य सृजन के द्वारा उनको उस द्वार तक
बताऊंगा जहाँ पर वे अपने परमात्मा से मिल सकेंगे, अर्थात जीवन से मुक्ति का मार्ग मैं उन्हें बताऊंगा। इस प्रकार अभी मुझे जीवन में बहुत कुछ करना शेष है और इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं आया है। तो आपको ये कविता अब समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसमें क्या क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या करना है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको कौन से प्रश्न करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अब आपको इसमें क्या करना है ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको कवि परिचय करना है। तो आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले क्या करेंगे, ध्वनि कविता शीर्षक डालेंगे और कवि परिचय में कवि के नाम के साथ ही कवि का जन्म कब हुआ, 11 फरवरी 1896 और कवि की मृत्यु कब हुई, 15 अक्टूबर 1961 को हुई। तो ये आपको लिखना है। इसके साथ ही मैंने आपको जो काव्य रचनाएं बताई थी कवि की, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन से उपन्यास हैं, उनका उल्लेख भी आपको कवि परिचय के साथ ही करना है। तो इसलिए आपको इसके साथ साथ रचनाएं लिखनी है। मैंने ब्लैकबोर्ड पर जो कुछ दिखाया था नोट कर लिया होगा। इसके साथ ही उनका जन्म कहाँ पर हुआ वो भी आप लिख लीजिएगा कि इनका जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। इसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिखनी है, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में एक साथ ही आप प्रमुख रचनाएं एक साथ ही आप इनके काव्य संग्रह, इनके उपन्यास का उल्लेख करेंगे और अगर आपने नोट नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इनकी रचनाएं लिख रहे हैं। रचनाओं में आता है जूही की कली, गीतिका, परिमल, अनामिका, इसके साथ ही मैंने जो आपको उपन्यास दिखाए थे वो भी आप साथ में ही लिख लीजिएगा। अप्सरा, अलका, अप्सरा, अलका और प्रभावती, और निरुपमा। आदि ये आपको इनके कवि परिचय में भी उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, उनके जन्म और मृत्यु का उल्लेख करेंगे। इसके साथ में इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जूही की कली, गीतिका, परिमल, अनामिका, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि। तो ये करने के बाद में आपको शब्दार्थ करने हैं। कुछ शब्दार्थ इसमें लिखे हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको और लिखवा देती हूँ, तो वो भी आपको साथ के साथ लिखने हैं।
देखिए पेज नंबर 4 पर शब्दार्थ दिए गए हैं। आपको उन्हीं शब्दार्थ को करने के बाद इसमें से कुछ शब्दार्थ हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे अंत, अंत शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अंत अर्थात समाप्ति। इसी प्रकार से वसंत भी लिख लीजिए। वसंत क्या होता है? वसंत एक ऋतु है। फूलों के खिलने की एक ऋतु। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति के नवीन श्रृंगार की ऋतु। प्रकृति के नवीन श्रृंगार की ऋतु। और इसके साथ ही शब्द लिखिए अनंत। अनंत, अनंत का अर्थ क्या है? जिसका अंत ना हो। ठीक है, अनंत जिसका कोई पार ना हो, जिसका अंत न हो, उसे कहते हैं अनंत। अनंत मतलब असीम, जिसका कोई अंत नहीं है। और पुष्प का अर्थ आप सभी जानते हैं, फूल। तो ये हो गए शब्दार्थ, इनको भी आप साथ में लिखेगा, क्योंकि वसंत के बारे में मैंने यहाँ पर इसलिए लिखवाया है कि आपके जो प्रश्न आएंगे उनमें भी इसका उल्लेख जरूर होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वसंत ऋतु क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज का आपका गृह कार्य क्या है ये मैं बता देती हूँ। ये सब आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, केवल वही प्रश्न आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे और अगली कक्षा जो आपकी होगी उसमें मैं इनके आंसर बताऊंगी और आप उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर मैच कीजिएगा। और जितना मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आशा करती हूँ कि आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कविता से। तो पहला प्रश्न इसमें आता है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था उसी समय बताया था कि ये कवि की युवावस्था का प्रथम चरण है और अभी उसके जीवन की शुरुआत हुई है, इसलिए कवि को अभी पूरा विश्वास है कि उसका अंत अभी होने वाला नहीं है। तो आप इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर एक प्रश्न और है दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसका उत्तर भी मैंने आपको बताया था, जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर है। तो उत्तर देखिए, कवि क्या क्या प्रयास करता है उन फूलों को जागरूक करने के लिए, विकसित करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि कवि अपने कोमल कोमल हाथों से उन सोए हुए कलियों को अर्थात उन फूलों को हाथ फेर कर जगाना चाहता है
और अपने नव जीवन के अमृत से उनको सींचकर विकसित करना चाहता है। इसे भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? तो कवि फूलों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उनकी तंद्रा उन फूलों के ऊपर हाथ फेरकर, अपने कोमल कोमल हाथ फेरकर अर्थात अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको जागरूक करना चाहता है और अपने नवजीवन के अमृत से ही उनको सींचकर उनके जीवन को आनंदमय करना चाहता है, प्रसन्नता से भरना चाहता है। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको सही तरीके से सही शब्दों में पूरी लैंग्वेज के साथ में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना है और उसके बाद कल मैं यहीं पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझाऊंगी। तो ये आपको करके लाने हैं, फिर हम आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज मैंने जितना समझाया आप स्वयं उसको एक बार पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा और शब्दार्थ सारे आपको करने हैं, कवि परिचय आपको करने हैं, रचनाएं लिखनी हैं, इनको याद भी करना है। बस केवल लिख कर नहीं रह जाना है, साथ के साथ आपको इनको याद करते जाना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी भाषा में लिखने हैं। कल हम इनके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।